मूवी की स्टार्टिंग में हम लंदन में एक कंस्ट्रक्शन का जगह देखते हैं जहां पर सुरंग बनाकर अंडरग्राउंड रेलवे ट्रैक बिछाने का काम चल रहा होता है। खुदाई के दौरान पर वहां पर बहुत सारे ताबूत मिलते हैं। ताबूत मिलने के बाद वहां पर डॉक्टर हेनरी आते हैं और वो सभी वर्करों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और वो एक ताबूत को देखकर कहते हैं कि यह ताबूत इतिहास के पन्ने को उजागर करेगा, जिससे कि इतिहास के पन्ने से हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। तब यह मूवी पास्ट में सन 1127 एडी में चली जाती है, जहाँ पर मिस्र की एक राजकुमारी अमानेट होती है। वो बहुत ही सुंदर, चालाक, कुशल, एक बेरहम योद्धा होती है। इजिप्ट की इकलौती वारिस होती है। वह एक दिन मिस्र पर अपना राज करेगी और वो देवताओं की तरफ पूजी जाएगी अपनी बेरहमियत के चलते। एक दिन उसके पिता फेरो ने एक और शादी कर ली, जिससे उन्हें एक बेटा पैदा हुआ और वो लड़का अपनी तकदीर से इस विरासत को पाएगा। अमानेट समझ जाती है कि ताकत दी नहीं जाती है बल्कि उसे छीनना पड़ता है। बदले की कसम खाकर उसने बुराई का रास्ता चुना, यानी बुराई के देवता सेठ को। उसने एक समझौता किया कि अंधेरे को वो फैलाएगी, जिससे उसे एक खंजर भी मिलता है, जिससे वो पाते ही उसके पूरे शरीर पे काली विद्या की मंत्रों की टैटू बन गया होता है। और इस तरह अमानेट का दोबारा जन्म हुआ एक दरिंदे के रूप में, और वो खंजर से अपने पिता को मार देती है, साथ ही अपने भाई को भी मार देती है। वह यहाँ तक भी नहीं रुकती है, वो कसम खाए कि वो बुराई की देवता को सेठ को भी हमारे दुनिया में लाएगी। इसके लिए उसने एक नश्वर आदमी को चुना और वो उसे मारकर उसके शरीर में सेठ को लाना चाहती थी, ताकि वह दोनों साथ मिलकर मानव जाति से अपना बदला ले सके। तभी वहाँ पे राजा के सैनिक आ जाते हैं और वो ऐसा नहीं होने देते हैं और अमानेट को पकड़ ले जाते हैं। उसके पापों की वजह से उसे जिंदा दफना दिया जाता है मम्मी की तरह, और उसके शरीर को इजिप्ट से दूर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो रहेगी अनंत काल तक जंजीरों में जकड़ी हुई। पर अतीत कभी भी दफन नहीं हो सकता है हमेशा के लिए। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है मेसोपोटामिया की जगह पर, जहाँ पर दो अमेरिकन जासूस निक और क्रिसवेल होते हैं। निक के पास एक नक्शा होता है जिसमें कि उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत कीमती खजाना छिपा है और वो उसे लेकर काले बाजार में बेचकर अमीर होना चाहता है। जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तभी उन पर वहाँ के ग्रुप गोलियां चलाने लगते हैं और क्रिसवेल अपनी जान बचाने के लिए हवाई मदद मांगता है। तभी वहाँ पर मिसाइल से हमला होता है और दोनों बच जाते हैं। तभी उनकी छत गिरने लगती है और उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखता है, जिसमें एक ताबूत का बड़ा स्टैचू होता है। वहाँ पर कैप्टन साजन आते हैं और उन्हें यहाँ पर आने के लिए बहुत सुनाते हैं। तभी वहाँ पर एक आर्कियोलॉजिस्ट जेनिफर आती है। वह निक को एक थप्पड़ मारती है क्योंकि निक ने उसके पास से एक नक्शा चुराया होता है, लेकिन निक साफ साफ मुकर जाता है। फिर जेनी उन दोनों को लेकर अंदर जाती है, जहाँ का नजारा देखकर वो कहती है कि ये इजिप्ट का है और यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी निक के ऊपर पानी की बूंद टपकती है और सभी देखते हैं कि ये मर्क्यूरी पारा होता है और जेनी कहती है कि यह दुष्ट आत्माओं को कमजोर करता है। फिर सभी देखते हैं कि वह पारा छत से टपक कर एक चौकोर की जगह पर इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से नालियों के द्वारा एक कुएं में जा रहा है, जहाँ पर 6 गार्ड होते हैं और सभी गार्ड उस कुएं की तरफ देख रहे होते हैं, मानो कुएं में कोई है। उस कुएं में से कुछ रस्सियां बाहर निकली होती हैं, लेकिन इनके सामने अभी भी एक रहस्य होता है कि इस कुएं में ऐसा क्या है जिसकी रखवाली 6 गार्ड कर रहे हैं। तभी निक एक रस्सी पर गोली चला देता है। तभी उस रस्सी से एक भारी चीज नीचे आने लगती है और उस कुएं में से एक ताबूत बाहर निकलता है और यह ताबूत आर्मेट का होता है, जो वर्षों पहले यहाँ पर लाकर दफना दिया गया था ताकि उसे कोई भी बाहर ना निकाल पाए। तभी वहाँ पर बहुत सारे मकड़ियाँ भी आ जाती है और एक मकड़ी वेल को काट भी लेती है। फिर निक उस ताबूत की तरफ देखता है और उसे विजन आता है, जहाँ पर वो रेगिस्तान में अमानेट को देखता है और वो अमानेट के साथ होता है और अमानेट कहती है कि तुमने मुझे आजाद किया है और तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इसके बाद जेनी उसे होश में लाती है। सभी ताबूत को बाहर निकालते हैं। ताबूत बाहर निकलता है तभी निक देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे कौवे हैं जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। फिर सभी ताबूत को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। यहीं पर वेल की तबीयत बिगड़ने लगती है, वह धीरे धीरे बदलने लगता है। जेनी उस ताबूत की लिखावट को पढ़ने लगती है। तभी निक उस ताबूत की तरफ देखता है और उसे एक बार फिर विजन आता है, जहाँ पर वो देखता है कि अमानेट जिस आदमी को मारना चाहती थी वो निक की शक्ल का होता है, यानी निक ही होता है उस समय में। तभी उस ताबूत को वेल खोलने लगता है और उसे रोकने के लिए एक सोल्जर जाता है, लेकिन वेल उसे मार देता है। फिर वह निक की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। निक से घबराहट में उस पर गोलियां चल जाती है, जिससे वह मारा जाता है। तभी इनके प्लेन पे बहुत सारे कौवे अटैक कर देते हैं, जिससे इनका प्लेन क्रैश होकर नीचे तेजी से गिरने लगता है। तो फिर सभी मरने वाले होते हैं क्योंकि प्लेन में एक ही पैराशूट बचा होता है। निक वो पैराशूट जेनी को पहना देता है और उसे वहाँ से भेज देता है और निक इस प्लेन के साथ ही क्रैश हो जाता है और मारा जाता है। फिर मॉर्ग में सभी बॉडी रखी होती है, जहाँ पर निक जग जाता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे क्रैश में कुछ
भी नहीं हुआ होता है। तभी वहाँ पर जेनी और डॉक्टर भी आ जाते हैं। वह निक को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर निक और जेनी एक बार में होते हैं जहाँ पर जेनी उससे पूछती है कि तुम जिंदा कैसे बच गए हो, तुम्हारे साथ जितने भी लोग क्रैश में थे सभी मारे गए, तुम ही कैसे बच गए। तभी निक को यहाँ पर उसका दोस्त वेल दिखता है और वह निक को अपने पास बुलाता है और निक वॉशरूम में चला जाता है, जहाँ पर वेल उसे बताता है कि हम दोनों ही श्रापित हैं, तुम्हें अमानेट ने चुना है इसलिए तुम उस प्लेन से बच गए हो, लेकिन बहुत ही जल्द मारे जाओगे, लेकिन बहुत ही जल्द अमानेट तुम्हें उस तिलस्मी खंजर से मार देगी जिससे कि वो असेट को तो वापस इस दुनिया में लाएगी और तुम वही करोगे जो वो चाहती है। तुम भाग नहीं सकते हो। जिस पर निक को विश्वास नहीं होता है और वो तुरंत ही बाहर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक विजन आता है कि एक क्रिएचर उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उस पर बहुत सारे चूहे आकर उसे काट रहे होते हैं। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन जेनी उसे बचा लेती है। यहाँ पर निक जेनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जेनी नहीं समझ पाती है। फिर वो कहता है कि हमें उस ताबूत को ढूंढना होगा। फिर दोनों उस क्रैश वाली जगह पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अमानेट सभी को मारकर उनका खून चूस रही होती है और अपने आप को रिकवर कर रही होती है। जेनी आगे जाती है और पीछे से निक को कोई चीज खींच लेता है। फिर निक को सारे जोम्बी पकड़कर एक जगह पे लेटा दिए थे हैं। इन जोम्बी को अमानेट ने ही बनाया होता है, जिनके अंदर एक बूंद भी खून नहीं होता है। तभी अमानेट निक के ऊपर आ जाती है और उसे चेक करने लगती है। फिर वो वहाँ के एक स्टैचू को तोड़ती है जिसमें को तिलस्मी खंजर होता है। फिर अमानेट निक को मारने वाली होती है, तभी वो रुक जाती है। वह देखती है कि खंजर पे वो रेड कलर का स्टोन यानी नगीना नहीं है। अगर उसने निक को बिना स्टोन से मार दिया तो वह सेट को कभी भी वापस नहीं ला पाएगी। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और सब कुछ देख लेती है। फिर अमानेट जेनी को मारने के लिए उसकी तरफ जाती है। निक भी सभी को मारकर जेनी के पास पहुँचता है और अमानेट के अंदर वही खंजर घुसा देता है। फिर वह जेनी को लेकर यहाँ से एक वैन में लेकर भागता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि उसके पीछे अमानेट पड़ जाती है और वह जेनी को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर अमानेट उठती है और वह जेनी को मारने की कोशिश करने लगती है। तभी वहाँ पर हेनरी के सोल्जर्स आ जाते हैं और उसे पकड़ ले जाते हैं। फिर सभी को लेकर वो एक लैब जैसी जगह में पहुँचते हैं। यह लैब डॉक्टर हेनरी का होता है और निक को भी यहीं पर पता चलता है कि जेनी इन्हीं के लिए काम कर रही होती है। यहीं पर अमानेट को एक जगह पर जंजीरों से बांधकर उसके शरीर में पारा डाल रहे होते हैं जिससे कि वह कमजोर रहे। यहाँ पर अमानेट निक से कहती है कि तुम अपनी तकदीर बदल सकते हो, तुम्हारे श्राप का कोई भी तोड़ नहीं है। फिर कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब तुम सेठ बन जाओगे और तुम्हारे आगे दुनिया झुकेगी, तुम्हारे पास मौत को काबू करने की ताकत होगी और मैं तुम्हारे पास रानी बन के रहूंगी। फिर अमानेट को यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है उस पारे की वजह से। इधर हेनरी के आदमी को वो रेड स्टोन यानी नगीना मिल गया था और अमानेट को भी पता चल जाता है और वो अपनी शक्ति से एक आदमी के अंदर एक कीड़ा डाल देती है जिससे वह उसके काबू में आ जाता है और वो सभी मशीनों को बंद कर देता है। फिर वो आजाद हो जाती है और वो बाहर जाती है। फिर वो वहाँ पर रेगिस्तान के लेत को यहाँ लाकर खड़ा कर देती है और रेतीला तूफान खड़ा कर देती है। सारा शहर ही रेत से भर जाता है। निक और जेनी उस स्टोन की जगह पर जाने लगते हैं। इधर अमानेट अपने योद्धाओं को जगा देती है जिससे कि सभी कब्र की मम्मियाँ अपने आप ही जगने लगती है। इधर निक के भी पीछे मम्मी पड़ जाती है जिससे वो किसी तरह बचता है। इधर अमानेट को वो स्टोन मिल जाता है और उसे खंजर में लगा लेती है। निक और जेनी उस मम्मी से बच रहे होते हैं, तभी वो पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर थोड़ी देर में अमानेट आती है और वो जेनी को लेकर यहाँ से जाने लगती है। उसके पीछे निक भी जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जेनी मर चुकी है। फिर यहाँ पर सभी मम्मी हवा में गायब हो जाती हैं। अमानेट निक को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन निक उससे बचने के लिए लड़ता है और वह किसी तरह उससे वह तिलस्मी खंजर ले लेता है। फिर वह स्टोन को तोड़ने जाता है, तभी अमानेट उसे रोकती है और कहती है कि तुम इससे उस श्राप से बच सकते हो, तुम इससे जिंदा देवता बन सकते हो, तुम्हारे पास मौत को काबू करने की ताकत होगी। फिर निक जेनी की तरफ देखता है और वह उस खंजर से अपने आप को मार लेता है। फिर उसके अंदर सेट की पावर आ जाती है यानी सेट आ जाता है। फिर वह स्टोन अपने आप ही नष्ट हो जाता है। फिर वह अमानेट के पास जाता है जहाँ पर वो जेनी को देखता है और वो अपने आप पर काबू कर लेता है और यानी वो निक बन जाता है। फिर वो यहाँ पर अमानेट को मार देता है और अपनी शक्ति से जेनी को जिंदा कर देता है। फिर वो जेनी से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हेनरी और जेनी एक साथ होते हैं जहाँ पर वो सब बात कर रहे होते हैं कि हाल ही में उसे अपनी ताकत को पहचानना है और हमें पता नहीं कि वो इसका कैसा इस्तेमाल करेगा, बुराई के लिए या अच्छाई के लिए। इधर निक के साथ उसका दोस्त वेल भी होता है जिससे कि वो अपनी शक्ति से जीवित कर दिया होता है। फिर वो दोनों एक अनजाने सफर पे निकल जाते हैं और ये इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।